हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फोर्थ ब्लॉक का 13 यूनिट कवर कर रहे हैं। इससे पहले 12 यूनिट की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में यहाँ से हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम नई कहानी और साठोत्तरी कहानी इन दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। अगर नई कहानी का टॉपिक जल्दी से फिनिश हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम साठोत्तरी कहानी भी देख लेंगे, वरना तो नई कहानी बड़ा टॉपिक है तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। अगर जल्दी कंप्लीट वीडियो जल्दी छोटी बनेगी तो हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में ये बताया जा रहा है जो हिंदी कहानी है, नई कहानी की शुरुआत हुई प्रेमचंद, नई कहानी की शुरुआत अभी हम आगे देखेंगे। जो हिंदी कहानी विधा है इसकी शुरुआत प्रेमचंद युग से पहले हो गई थी और प्रेमचंद युग में इसका विकास हुआ, बहुत तेजी से इसका विकास हुआ। प्रेमचंद युग में बहुत तरह की अलग अलग तरह की कहानियां लिखी गई। इससे पहले वाला जो यूनिट है 12th यूनिट, उसमें प्रेमचंद युग की जो कहानियां है, प्रेमचंद युग में कहानियों का विकास किस तरह से हुआ वही उसमें बताया गया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देखिए, फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। तो भारत में ये जो है स्वतंत्रता के बाद का बताया जा रहा है। इससे पहले वाले यूनिट में स्वतंत्रता से पहले का बताया गया था। तो इसमें बताया जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद से जो है हिंदी कहानी में बहुत ज्यादा हिंदी कहानी की विधा जो होती है उसमें बहुत ज्यादा हलचलों से भरा हुआ था, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका था और स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे आंदोलन चले। हिंदी कहानी में बहुत सारे आंदोलन चले, जिसमें नई कहानी एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इसके अंदर बहुत से नई कहानी में भी बहुत से आंदोलन चले। ये आंदोलन बहुत हुआ तथा इसमें एक साथ कई प्रकार के आंदोलन थे। जो नई कहानी आंदोलन था वो बहुत ज्यादा फैल गया था, बहुत तेजी से उठा था और बहुत तेजी से फैल भी गया था। तो इसमें बहुत सारे जो विषय थे वो थे शहरी अभिजाते, शहरी मध्यम वर्ग, ग्रामीण स्त्री आदि, ये सभी चीजों पर नई कहानी में जो है कहानियां लिखी जा रही थी नई कहानी में। इस आंदोलन की रचनात्मक समृद्धि के पश्चात कई कहानी आंदोलन आयोजित किए गए। हालांकि हर आंदोलन उसी तरह रचनात्मक सिद्ध नहीं हो पाया। मतलब जिस तरह हिंदी कहानी नई कहानी का विकास हुआ, नई कहानी आंदोलन तेजी से फैला, उस तरह उसके बाद बहुत सारे आंदोलन तो आए, लेकिन वो इतनी ज्यादा तेजी से नहीं फैल पाए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कहानी विधा में बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए। तो पहला आंदोलन में नई कहानी रहेगा, दूसरा आंदोलन आएगा साठोत्तरी कहानी, और उसके बाद बहुत सारी कहानी आएंगे, समकालीन कहानी, ये भी आएगा एक आंदोलन उसमें, फिर दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, तो ये सारे आएंगे इसमें। तो ये हमारे आंदोलन रहेंगे जिनके बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। हमारी प्रस्तावना होगा ये कंप्लीट। ये देख लीजिए, समकालीन कहानी, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श, ये सब आएंगे। तो सबसे पहले नई कहानी आएगा, फिर साठोत्तरी कहानी। तो हम नई कहानी से स्टार्ट करते हैं। कहानीकार अपने युग से प्रभावित होता है। 20वीं शताब्दी के मध्य हिंदी का कहानीकार दोहरी यातना से गुजर रहा था। एक और युद्ध की विभीषिका का आतंक था, दूसरी ओर युगों से पराधीन देश को आजादी मिली थी। तो एक तरफ तो युद्ध से जो लोग थे, पहले तो जब स्वतंत्रता मिली थी भारत को तो युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद स्वतंत्रता मिली थी। तो युद्ध की वजह से जो है बहुत ज्यादा बीमारियां भी फैल गई थी और बहुत ज्यादा भूखमरी फैल गई थी। पूरे देश से भूखमरी फैल गई थी, बीमारियां फैल गई थी, सूखा पड़ गया था। इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मौतें भी हो रही थी, लोग आत्महत्याएं कर रहे थे। दूसरा जो पराधीन देश था, हमारा देश अंग्रेज का गुलाम था, उससे भारत को आजादी मिल गई थी और साथ ही साथ विभाजन भी हो गया था। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में विभाजित हो गया था। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो कहानीकार होता है, जब कोई भी व्यक्ति कहानी लिखता है तो वो अपने आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं, उसके युग में जो भी चीजें चल रही होती है, जो भी स्थिति होती है, जो भी सिचुएशन होती है, उनसे प्रेरित होकर वो कहानी लिखता है। तो नई कहानी भी जो शुरुआत ये जो आंदोलन हुआ था, इसमें भी वो जो कहानीकार थे उन्होंने अपने युग से प्रेरित होकर लिखा था। कालांतर में धीरे धीरे देश सहज होने लगा। आजादी के बाद नया माहौल बना, देश में उद्योग धंधों का विकास, रोजगार के नए अवसर सामने आए। नौकरी करने के लिए लोग गाँव से शहरों की ओर तेजी से निकलने लगे। स्त्रियां भी नौकरी करने लगी। अब वे परिवार पर बोझ नहीं बल्कि वे परिवार की पालनहार बन गई। तो धीरे धीरे, जब अभी ऊपर बताया गया था कि युद्ध से गुजर रहा, युद्ध की विभीषिका से भारत गुजर रहा था और आजादी मिली थी, विभाजन हो गया था। लेकिन अभी पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जो भारत था, देश जो था वो सहज होने लगा था, नया माहौल बनने लगा था, क्योंकि आजादी मिल चुकी थी। और फिर नए नए उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे, रोजगार के नए अवसर खुल रहे थे। तो जो गाँव के लोग थे वो शहरों की ओर आ रहे थे। और फिर अब इस दौर में स्त्रियां जो थी वो भी काम करने लगी थी, वो भी पढ़ाई लिखाई करने लगी थी। और पहले जो स्त्रियों के ऊपर बोझ माना जाता था कि स्त्रियां जो है वो महिलाएं परिवार पर बोझ हैं, लेकिन अब वो पालनहार बन गई थी, वो अपने परिवार का खर्च उठाने लगी थी। इस बदले हुए माहौल और वातावरण को नए कहानीकारों ने अपनी कहानी का विषय बनाया। असल में अब कहानीकार आप बीती ही सुनाने लगे। पहले का कहानीकार
जग बीती सुनाता था, अब कहानीकार आप बीती पर ज्यादा बल देने लगे। तो इस समय जब कहानीकारों ने मतलब जो परिस्थितियां चल रही थी, जो वातावरण था, जो माहौल था, उससे कहानीकारों ने अपनी कहानियों का विषय बनाया। इन सब चीजों पर ही लिखा गया है, जैसे उद्योग धंधे शुरू हो गए थे, फिर नया माहौल बन गया था, रोजगार के अवसर खुल गए थे, और शहरों से लोग, गाँव से लोग शहरों की तरफ आने लगे थे, स्त्रियां वगैरह, इन सब चीजों पर लोग कहानियां लिखने लगे। अब जो कहानीकार थे वो अपने अपने से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड ही कहानी लिखते थे। जब अपनी जो जिंदगी होती है, अपनी जिंदगी पर जब भी कुछ लिखते हैं कोई भी कहानीकार, तो उसे कहानीकार नहीं, सॉरी, कोई भी राइटर अगर लिखता है तो उसको आप बीती कहते हैं। तो अब इसमें बताया जा रहा है जो कहानीकार थे वो आप बीती लिखने लगे, मतलब ज्यादातर तो अपनी जो स्टोरी होती थी उससे रिलेटेड ही लिखने लगे थे। पहले जो कहानीकार होते थे वो जग के बारे में लिखते थे, मतलब जो समाज में क्या हो रहा है, किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, किस तरह की परिस्थितियां, सब पे लिखते थे। लेकिन अब लोग अपने बारे में लिखने लगे, खुद को विषय बनाकर लिखने लगे। दृष्टि बदली तो कहानी का रंग ढंग बदला, कहानी से घटनाएं गायब होने लगी, आरंभ और अंत तक कोई सिलसिला नहीं रहता। सरलता के स्थान पर जटिलता, स्थूल का स्थान सूक्ष्म ने ले लिया, यथार्थ के बिना किसी लाग लपेट के सामने आया। तो अब स्थितियां बदल दी गई थी, परिस्थितियां भी बदल रही थी, तो धीरे धीरे कहानी का जो एक कह सकते हैं हम, उसका रंग ढंग था वो भी बदल गया था। कहानी लिखने का तरीका भी बदल गया था। धीरे धीरे जो कहानी में एक के बाद एक घटनाएं घटित होती थी, इससे पहले वाली यूनिट में हमने देखा है जब कहानियां लोग लिखते थे ना, तो उसके वो घटनाओं में लिखते थे, एक के बाद एक घटनाएं घटित होती रहती थी। लेकिन अब इस दौर में कहानियां कहानियों से घटनाएं जो थी वो गायब होने लगी थी, और कोई भी सिलसिला नहीं रहता था, बल्कि उसके जो कहानियां थी, कहानियों में जटिलता आ गई थी और सूक्ष्मता आ गई थी, मतलब छोटी से छोटी कहानियां लिखने लगी जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो है रियलिटी जाने लगी थी, दिखाई जाने लगी थी रियलिटी, मतलब जो रियलिटी थी उसके बिना तो कोई कहानी लिखी ही नहीं जाती थी। इस दौर में कहानियों ने कहानी का दायरा विस्तृत किया, मतलब हर विषय पर कहानियां लिखी गई और इस तरह कहानियों का जो दायरा था वो बढ़ता गया। अब कहानियां संश्लिष्ट हो गई और स्केच, निबंध, स्मरण, यात्रा वृत्तांत, स्मृति, डायरी, लोक कथाओं आदि के रूप में लिखी जाने लगी। तो ये सारे जो मैंने बोले अभी, स्केच, निबंध, स्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सब विधाएं हैं, इन सब के रूप में कहानियां लिखी जाने लगी। स्केच जो हम किसी के भी बारे में बताते हैं, फिर यात्रा जो हमारी यात्रा के बारे में एक जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम उसके बारे में कुछ लिखते हैं, तो वो यात्रा वृत्तांत हो जाता है। फिर स्मृति हमारी पुरानी यादों से रिलेटेड कोई कहानी या फिर पुरानी यादों के बारे में होती है, वो स्मृति होती है, डायरी होती है, लोक कथा आती है। तो इन सब के रूप में कहानियां लिखी जाने लगी थी। कहानी अति आदर्शवाद तथा अति भावुकता के कोहरे से निकलकर मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान की ठोस आधारभूत भूमि पर टिक गई। तो पहले जो कहानियां होती थी उसमें आदर्शवाद दिखाया जाता था, भावुकता बहुत ज्यादा दिखाई जाती थी, लेकिन अब मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान ये कहानियों के आधार बन गए थे। तो 20वीं शताब्दी के छठे दशक में कहानियां एक महत्वपूर्ण होती, कहानियों की अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। तो 20वीं शताब्दी का जब छठा दशक आया, यानी कि 1960 का दशक, तो उस समय कहानियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगी, नई नई कहानियां प्रकाशित होने लगी, कहानियों के जो है संग्रह प्रकाशित होने लगे। और इसी यहाँ पर एक और कहानी प्रकाशित हुई, कहानी पत्रिका, इसका प्रकाशन हुआ और उसके बाद नई कहानी का आंदोलन शुरू हुआ, नई कहानी के आंदोलन की शुरुआत हुई। तो यहाँ से हमारा नई कहानी स्टार्ट हो जाएगा। नए भावबोध की कहानियां होने के कारण इन्हें नई कहानी का नाम दिया गया, मतलब नए, उनके अंदर जो चीजें थी वो नई थी, नए ढंग से लिखी जाएंगी, तो इसलिए इनको नई कहानी का नाम दिया गया। एक साथ मूल्य भंग और मूल्य निर्माण की कहानियां हैं। अब जो नई कहानी में महत्वपूर्ण लेखक थे जिन्होंने कहानियां लिखी, तो उसमें मार्कंडेय, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, अमरकांत, भीष्म, ये सारे, परिश्वरनाथ रेणु, ये सारे कहानीकार हैं जिन्होंने कहानियां लिखी। इन कहानीकारों को नए कहानीकार कहा जाता है। इन्होंने अलग ढंग से आधुनिक जीवन के संकट को चित्रित किया और इन सब की प्रतिक्रिया अलग अलग है। नई कहानी के पुरोधा होने के बावजूद इनकी मानसिकता, विचार, कहानी कहने का ढंग एक जैसा नहीं है। मतलब ये सारे कहानीकार हैं और ये सभी नई कहानी का कहानीकार है, सभी एक ही युग के कहानीकार हैं, लेकिन फिर भी इनकी कहानी जो है वो एक जैसी नहीं लगती, बिल्कुल अलग अलग है। इन सब ने अलग अलग तरीके से कहानी लिखी, सबके लिखने का ढंग अलग अलग था और सबने जीवन के संकट को अपनी कहानियों में चित्रित किया। जीवन के संकट को ज्यादा इन्होंने महत्व दिया। सबकी मानसिकता, सबके विचार और सबकी कहानी कहने का ढंग अलग अलग है। नई कहानी का नयापन कोई नारा नहीं, बल्कि नया जीवन बोध और दृष्टि है। में समझ में आ गया होगा। सबसे पहले है डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मला वर्मा की कहानी परिंदे को पहली कहानी और निर्मला वर्मा को पहला कहानीकार कहा। नामवर जी का ये निर्णय सर्वमान्य नहीं। तो सबसे नामवर सिंह ने निर्मला वर्मा को कहा
कि ये पहले कहानीकार है और परिंदे पहली कहानी, लेकिन सभी लोग इस बात को नहीं मानते। कोई किसी और को कहता है कि कोई और कहानीकार है, पहला कहानीकार कोई और है नई कहानी का, और कोई किसी और को कहता है। मतलब सबका एक मत नहीं है, सबके अलग अलग मत हैं। अब इसमें बताया जा रहा है मोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ये तीनों जो लेखक हैं इन्होंने परिवारों से संबंधित कहानियां लिखी। मतलब इनकी कहानियों में जो टूटते हुए परिवार थे, जो रिश्ते बिखर रहे थे, इसको इन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। महानगरीय अकेलापन, आधुनिक जीवन की विडंबनाएं और विसंगतियां। महानगरीय अकेलापन मतलब जो गाँवों से लोग शहरों में आ जाते थे और फिर वहां पर वो अकेले हो जाते थे, बस वो काम ही काम में लग जाते थे, तो ये सबको इन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। फिर आधुनिक जीवन में जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, उसको विषय बनाया। विसंगतियां क्या क्या थी, समस्याएं क्या क्या थी, इसको अपना विषय, कहानियों का विषय बनाया। तो हम यहाँ से एक एक करके देखेंगे। अमरकांत शोषित वर्ग के कथाकार हैं। शोषित वर्ग जो लोगों के सताए, शोषित मतलब होता है जो लोगों से, दूसरे लोगों से सताए हुए हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ गलत हो रहा है, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको हम कहते हैं शोषित वर्ग। तो अमरकांत ने ज्यादातर उन्हीं लोगों पर कहानियां लिखी। उन्होंने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की वंचनाओं, विडंबनाओं को अपनी कहानियों में बहुत अच्छे ढंग से पिरोया। इस लिहाज से दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, सुख दुख का साथ उल्लेखनीय कहानियां। तो अमरकांत की जो कहानियां हैं वो ये सारी जो मैंने अभी नाम लिया, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर, सुख दुख का साथ, ये सब इनकी कहानियां। उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार की जो समस्याएं होती है उन पर अपनी कहानियां लिखी। भीष्म साहनी इसी दौर के एक प्रमुख कहानीकार है। अब हमारे फणीश्वर नाथ रेणु आ जाएंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह और विवेकी रॉय ग्रामीण संवेदना के कहानीकार है। मतलब इन्होंने ग्रामीण लोगों से, गाँव के लोगों पर कहानियां लिखी। फणीश्वर नाथ रेणु ने हिंदी कहानी में एक नई कोटि आंचलिक कहानी को विकसित किया। इसका तात्पर्य कि ये कहानियां जिस क्षेत्र विशेष की है वहीं की बोली बानी, गीत संगीत, मान्यताएं, तीज त्योहार, जीवन के ढबका कहानी में केंद्रीय स्थान होता है। तो फणीश्वर नाथ रेणु एक महत्वपूर्ण कहानीकार है जिन्होंने कोटि आंचलिक कहानी, कोटि आंचलिक कहानी एक ऐसी कहानी होती है जिसमें मतलब जिस भी क्षेत्र की हम कहानी लिख रहे हैं उसी की हम बोली का यूज करेंगे, उसी उसकी मान्यताएं। जैसे कि महाराष्ट्र की कहानियां लिखी जा रही है तो मराठी बोली उसमें यूज की जाएगी। संगीत, वहाँ के गीत क्या, किस किस तरह के गीत संगीत होते हैं, मान्यताएं, वहाँ के त्योहार किस किस तरह के होते हैं, तो उन्हीं को ही अपनी कहानियों का विषय मतलब केंद्र में रखा जाता है। उन्हीं को उस तरह के, वहाँ पर जो जीवन जीने का तरीका है वो किस तरह से लोग जीवन जीते हैं, तो उसको केंद्र में रखा जाएगा। तो ये तरीका फणीश्वर नाथ रेणु ने निकाला। आज भी आप लोग कोई कहानी पढ़ते होंगे तो आपको देखते होंगे जिस भी क्षेत्र की कहानी होती है वहाँ के जो वेशभूषा होती है, वेशभूषा मतलब ऐसे देख के तो समझ में, मतलब देख कहानी होती है तो वो पढ़कर ही समझ में आता है कि उस जगह की वेशभूषा होगी। भोजन के बारे में हमें पता चल जाता है किस जगह का भोजन है, भोजन से भी पता चल जाता है, त्योहार से और बोली से पता चल जाता है। सबसे बड़ी बात बोली होती है, भाषा होती है, तो भाषा से पता चल जाता है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु ने ये ढंग निकाला, नया तरीका निकाला कहानी लिखने का। वस्तु के स्तर पर रेणु ने प्रेम और विस्थापन को प्रमुखता से अपना विषय बनाया। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलाम, रसफिरिया, एक आदमी रात्रि की महक, उनकी प्रसिद्ध प्रेम कहानियां। तो फणीश्वर नाथ रेणु ने प्रेम से संबंधित भी कहानियां लिखी और इनकी प्रेम से संबंधित जितनी भी कहानियां हैं वो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रसफिरिया, एक आदमी रात्रि की महक, ये सारी इनकी कहानियां हैं, महत्वपूर्ण है ये। अब इसके बाद उषा प्रियमवदा। उषा, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से पॉज करके वीडियो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ। ये आपके नोट मतलब नोट से रिलेटेड भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपकी नेक्स्ट आएंगे उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी। वापसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अच्छी कहानी, आप पढ़ेंगे। वापसी में एक बुजुर्ग होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो बुजुर्गों की उपेक्षा का चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया है जो घर में बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनको लोग किस तरह से मतलब अनदेखा करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको वो स्थान नहीं दिया जाता है जो होना चाहिए उनका स्थान। जब वो घर के मुखिया नहीं रहते हैं, जब तक वो मुखिया होते हैं तो सब उनकी आवभगत करते हैं, ऐसा देखा जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है जब वो घर के मुखिया नहीं रहते हैं और घर के मुखिया कोई और बन जाता है और वो बुजुर्ग हो जाते हैं, लोग उनकी अनदेखी करने लगते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। तो उषा प्रेमवदा ने अपनी कहानी वापस में भी यही बताया। उनकी मछलियां, सागर पर संगीत, झूठा दर्पण आदि कहानियों में प्रेम संबंध को विविध रूपों में दर्शाया गया। तो जो मैंने कहानियां भी नाम ली, मछलियां, सागर पर संगीत, झूठा दर्पण, इसमें ये प्रेम से संबंधित कहानियां उषा प्रेमवदा की। तो गाइज ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो जाता है और पहले बहुत प्रश्न आ जाएंगे आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।